राकेश सिन्हा जो बात यहां पर कह रहे हैं राजीव त्यागी, क्या इस बात को माना जा सकता है कि भाई हम जो राजनीति नहीं करते और राजनीति करनी भी नहीं चाहिए? क्या ये राजनीति नहीं है कि आप संसद में खड़े होकर सवाल उठाते देश के प्रधानमंत्री पर, जबकि देश के गृह मंत्री वहां पर जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं? देखिए, पहले से मालूम था कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आज संसद में बयान देंगे, और जब वो बयान दे रहे थे तब कांग्रेस के नेता ने प्रधानमंत्री पर जो इल्जाम लगाया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पर इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कश्मीर के मामले में उदासीन है, नकारात्मक है। गुलाम नबी आजाद ने वही काम किया है जो कश्मीर की घाटी में बैठे हुए आतंकवादी के प्रवक्ता कर रहे हैं। इसलिए गुलाम नबी आजाद राजनीति ही नहीं कर रहे थे, शुद्ध राजनीति कर रहे थे। उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। देखिए, कश्मीर समस्या का समाधान, मैं रामगोपाल यादव जी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के थे, आप ही के अभी जो ANI को दिया गया उनका बयान था, मैं सुना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कश्मीर में चाहे आप जितना पैकेज दे दें, समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि आप बुनियादी सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे। आखिर कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों के प्रति बहुत सहानुभूति है, लेकिन 91,000 जो पंडित बाहर चले गए उनका मानवाधिकार नहीं है। कश्मीरी का मतलब कश्मीरी पंडित भी हैं, 91,000 है। उनका सेटलमेंट के सवाल पर कौन बाधा बन रहा है, मुझे जवाब दे लोग। दूसरी बात कि वहां के मस्जिदों से जो प्रो पाकिस्तानी संदेश दिया जाता है, युवाओं को भड़काया जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। जब भारत की सेना अपने अधिकारों का उपयोग करने जाती है, ठीक है, तो मानवाधिकार का ऐसा छाती पीटना शुरू होता है कि पूरी दुनिया में लगता है कि भारत की सेना सबसे खराब है। जब कश्मीर में बाढ़ आई, सेना ने किस चीज का प्रदर्शन किया? भावनात्मक एकता के लिए प्रधानमंत्री ने पैकेज तो दिया ही, दिवाली मनाने वहां गए। तो जहां तक सवाल उठता है कश्मीर का, एक बात मैं मीडिया से भी आग्रह करना चाहता हूं, इसको कश्मीर समस्या ना कहे, इसको दक्षिण कश्मीर समस्या कहे। साउथ कश्मीर के सिर्फ 4 जिलों में समस्याएं हैं, पूरे कश्मीर में नहीं है, और कश्मीर की सिर्फ 15% जनसंख्या। लेकिन सर 10 में से अगर 4 से 5 जिले आपके प्रभावित हो कश्मीर में, 10 में से 5 जिले अगर प्रभावित हो, तो सर ये छोटी समस्या कैसे कही जाएगी? और उसको अगर आप महीने भर से ज्यादा हो गया है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग को वहां पर रहने, आम जिंदगी में दिक्कत हो रही है। गौरव जी, मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, जल्दी कंप्लीट कीजिए। देखिए, हमारी दृष्टि बाइफोकल होनी चाहिए। एक इमीडिएट यह है कि वहां के लोगों को मरहम पट्टी दिया जाए, जिसमें वहां के लोगों के जीवन की जो सुविधाएं हैं वो कर्फ्यू रहते हुए उन्हें मिले, अस्पताल जा सके, दवाई मिल सके, जो भी सुविधाएं हैं उनको सरकार देने की कोशिश करे। दूसरा जो दूरगामी दृष्टि है, अल्टीमेट है, ऐसे मस्जिदों से लेकर पाकिस्तान के जो अलगाववादी प्रवक्ता बनकर वहां बैठे हुए हैं और मानवाधिकार की आड़ में एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के साये में वहां एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी, ठीक है, मेरे साथ नेत्री भट्ट भी जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके। रूट सिंह कश्मीर से नेत्री भट्ट मेरे साथ जुड़ चुकी है, जो कश्मीरी पंडित भी एक बहुत लंबे वक्त से पीड़ित रहे हैं इस आतंकवाद के, और उनकी आवाज भी यहाँ पर उठाने के लिए मेरे साथ नेत्री भट्ट है। नेत्री भट्ट के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मैं आ रहा हूं त्यागी जी आपके पास। ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब, सर जो बात यहां पर राजीव त्यागी कह रहे हैं, जो बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं, सर अगर 4 से 5 जिलों में कर्फ्यू लगा है और अगर महीने भर से ज्यादा में लगा है, तो कहीं ना कहीं समस्या कुछ है जिसको एड्रेस नहीं किया जा पा रहा है सर। लेकिन जिस तरह से आज कश्मीर के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा होती है और उसमें बेसिक इशू कम और कहीं ना कहीं सियासत ज्यादा झलकती है, तो आप जैसे एक पूर्व सैनिक को क्या जहन में आता है सर? आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से इस इशू का हल निकलेगा? नहीं, आज के दिन से नहीं। हाँ। जब JNU में मामला उठाया गया, JNU में वहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा कि हम लड़ाई करके कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, वहाँ पर जब सियासत हुई तब क्या ये मामला फौजियों को नहीं समझ में आया? वहाँ पर रेपिस्ट कहा गया फौजियों के, और मैंने इस पर रिसर्च किया है, और जितने वहाँ के आर्मी के फॉर्मेशंस हैं मैंने पता किया, वहाँ पर किसी भी आर्मी के जवान के खिलाफ कोई रेप का FIR नहीं है। और जब वो रेपिस्ट उनको बुलाते हैं, उनके सपोर्ट में लोग जाते हैं, तो यह भी मोरल को अफेक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब वहां पर अभी ये दंगे हो रहे हैं, 1768 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं,
और वो जो घायल हुए हैं उनकी अगर आप देखें फुटेज देखें टीवी की, तो ये लगता है कि ये बेचारे तो अपने इनके बचाव के लिए काम करते हैं और ये पिट रहे हैं। दो बातें। तीसरी बात जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर वो ये है कि आज का मामला नहीं है, ये 14 अगस्त 1947 का है और 14 अगस्त 2016 में बुरहान वानी के नाम पर एक वहां पर ट्रेन भी चल रही है और ये आजाद एक्सप्रेस जिसको नाम दिया गया है। और ये मामला तब से शुरू हुआ है और इसमें जो परफॉर्मेंस की लोग बात करते हैं, अब कम हुआ तब कम हुआ, ये प्रॉब्लम इस्लामिक जो मिलिटेंसी शुरू की थी परवेज मुशर्रफ जिसकी बात करते हैं, ये 1989 से शुरू हुआ। ठीक। और ये बिल्डअप कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि इसका आंसर ये है कि जो टेररिज्म आज के दिन में पाकिस्तान में है, मैं समझता हूं ये एक्सपेंड करेगी। ठीक है। और ये जब एक्सपेंड करेगी, जब वो टूटेंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, तब उनको ये पता लगेगा कि टेररिज्म क्या होती है। मैं समझता हूं एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के दोबारा टूटने में होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन अचल मल्होत्रा साहब बार बार जब कश्मीर की बात आती है और कश्मीर में इतने दिनों से हालात खराब होने की बात आती है, तो सरकार की तरफ से बार बार एक बात कही जाती है जो आज होम मिनिस्टर ने राज्यसभा में भी कही कि भाई पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है ये। सर, जब इतना अच्छे तरीके से हमें पता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, तो क्या कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो यहां तक कह रहा है कि वो इस मुद्दे को, ये कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है और यूएन तक उठाएंगे इस मामले को, उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये तक कह रहे हैं, तो क्या कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं जिससे पाकिस्तान से निपटा जा सके? सर देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है इसे यूएन में उठाने का या यूएन रेजोल्यूशन की जो वो बात करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 1948 है वो आज की डेट में एक एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी कई वजह है, मैं ऐसे बेसलेसली नहीं कह रहा हूँ। नंबर 1, जो यूएन रेजोल्यूशन था वो प्लेबिसाइट की बात जरूर करता था, लेकिन उसके लिए उसने कहा था कि कुछ कंडीशंस क्रिएट किए जाएंगी। पहली कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस कश्मीर से विड्रॉ करेंगी, ट्राइब्समैन विड्रॉ करेंगे, हर पाकिस्तानी रेजिडेंट जो वहाँ सपोर्ट कर रहा है या मदद कर रहा है उसे वापस वहाँ बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद कंडीशंस पीसफुल क्रिएट करेंगी तो प्लेबिसाइट की बात की जाएगी। वो कंडीशंस वहाँ क्रिएट की नहीं गई। ठीक है। नंबर 2, तब से लेकर अब तक पूरे जो रीजन की जो है डेमोग्राफी बुरी तरह से बदल दी गई है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मुसलमानों का, मुस्लिम पॉपुलेशन का और गैर मुस्लिम को सबको हटा दिया गया वहां से, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा दी गई है। कश्मीर वैली से हजारों लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है। नंबर 3, वो जो शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन, उसके अंडर दोनों साइड्स एग्री कर चुकी हैं कि एक बायलैटरल इशू है और ये इस पे कोई भी बात होगी तो बायलैटरल होगी, इसका अब इंटरनेशनल डायमेंशंस खत्म हो गई हैं। ठीक है। नंबर 4, कोफी अन्नान जो यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं, हाँ। खुद उन्होंने कहा कि ये रेजोल्यूशन जो था वो चार्टर 6 के अंडर यूएन, पाकिस्तान तो उस रेजोल्यूशन को मानने कहीं दिखता ही नहीं। हाँ, तो दूसरी बात ये रिवर्स कर रहे हैं। सर, जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन सामने बैठा है, तो हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या क्या कहाँ कमी रह जा रही है, और क्या पॉलिटिक्स भी आपको दिखती है इसमें? नहीं, मुझे ये देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि क्या हमारी इंटरनेशनल लेवल्स पे एफर्ट्स कम है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस बेट को पाकिस्तान की बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। प्रॉब्लम डोमेस्टिक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर देश में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिससे जो पर्टिकुलरली जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं, वहां हमें पार्टी पॉलिटिक्स और पैटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक आवाज में ना सिर्फ काम करना है बल्कि पूरे विश्व को ये मैसेज देना है कि हम इस इश्यू पर एक हैं और हमारी तरफ इस बात को लेकर कोई भी आंख उठाने की कोशिश मत करे। अगर बाहर ये मैसेज जाएगा कि हाउस इज डिवाइडेड, ठीक है, तो लोग इस बात का जायज फायदा और जो आप अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारी तरफ से अभी तक नहीं जा पाया है या जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है। मैं राजीव त्यागी आपके पास आ रहा हूं और प्रेम शुक्ला आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं रूट सिंह कश्मीर से मेरे साथ नेत्री भट्ट है, उनसे पूछना चाहूंगा। नेत्री, इस वक्त हम देख रहे हैं कितने दिनों से कश्मीर में, साउथ कश्मीर में कहें कि आग लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है और वहां पर कितने लोग उससे प्रभावित हैं। नेत्री, आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहां है और किस वजह से उस चीज को नहीं हल किया जा पा रहा है? जैसे कि इन्होंने बोला कि ये
इंटरनेशनल मामला हम समझते हैं, मगर ये डोमेस्टिक ज़्यादा है। लेकिन ये इस लेवल तक आ गया है कि अब ये इंटरनेशनल मामला भी है। अगर हमें ऑलरेडी आज पता है, आज एक वीडियो निकला था बहादुर अली का, जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान से आया और उसने जितने भी उसके इन्वॉल्वमेंट्स है, जितने भी जैसे बुरहान वानी के केस में या किसी भी केस में, उसके पास इतने AK-47 मिला, उसके पास 23,000 कैश मिला, उसके पास बहुत कुछ मिला, और वो एक्सेप्ट कर रहा है एक वीडियो में, जो मीडिया के थ्रू काफी जगहों पर आज अभी आप देख सकते हैं आज। हाँ, तो उस वीडियो अगर वो हमें पता है और ये गवर्नमेंट देख रही है, सियासत करने की जगह इस वीडियो में जब सब कुछ आपको पता लग रहा है, तो इसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? चलिए, ये एक ठीक है, मैं आ रहा हूं, ब्रिगेड साहब आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, इस बात का जवाब आपसे लेना चाहेंगे सर। प्रेम शुक्ला, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई कहीं कोई कमी रह जा रही है एक फर्म एक्शन में? और आपने हाई कमिश्नर को तलब किया, उसके बाद भी कश्मीर पाकिस्तान ने साफ डिनाई कर दिया कि हमारी जमीन से तो टेररिज्म का टी भी नहीं होता। पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा, यहां तक कि उस्मा बिन लादेन के मारे जाने के बाद आज तक डिनाई करता रहा। जिस किसी ने उस्मा बिन लादेन की जो है वो टिप दी, अमेरिका जो उसको पालता है, उसके खिलाफ भी जिस डॉक्टर ने किया, उसकी जिसने वकालत की, उस वकील तक को आईएसआई ने मार दिया। तो पाकिस्तान एक आतंक का तंत्र है। एक बहुत अच्छी बात कही नेत्री भट्ट ने कहा कि कश्मीर के मामले का एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू है। कश्मीर की टेरिटरी को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय पहलू नहीं बचा है, ये डिसाइडेड है। ये अभी आपको जो है आदरणीय जो डिप्लोमेट थे इस चैनल पर, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। उसमें एक इंटरनेशनल इश्यू सिर्फ इतना बैलेंस है कि उसमें जो आतंकवाद को जो प्रायोजित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, उनके जो नहीं सर, एक बात जो अचल मल्होत्रा साहब ने कही वो भी आपने सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आखिर एक इस इशू पर सभी पार्टियां एक साथ क्यों नहीं आ पा रही? पार्टी लाइन से ऊपर उठने की आवश्यकता है। मैं इसमें कोई पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा हूं। और ये मैं कांग्रेस के लोगों से, जिनके कार्यकाल की ये समस्या है और जिसके कार्यकाल में समस्या की स्थिति ये थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ के एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने यहां तक लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सियाचिन को गुपचुप जो है पाकिस्तान को देने की तैयारी तक किए बैठे थे। और दो लोग जो माने जाते हैं, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको पाकिस्तान से प्रेम का जो है हमेशा उफान आता रहा, इसलिए टैग टू डिप्लोमेसी करते रहे और पाकिस्तान से बहुत सॉफ्ट रहे। अब उनसे सॉफ्ट रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको जो है POK पर हम बात करेंगे, ये हम संदेश दे रहे हैं। तब जो है आपका विपक्ष का नेता जब ये कहता है कि वहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो जनता पर एक्सेस कर रही हैं, तब आप पूरी दुनिया के सामने क्या कह रहे हैं? तो आप विपक्ष को यह कहना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जवाब देते हैं सर, वो वहां शांति प्रस्थापित करना चाह रही हैं, जो आतंक को प्रायोजित कर रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात जो है मुख्य विपक्षी दल क्यों भूल जाता है? जवाब लेते हैं, राजीव त्यागी जवाब दीजिए। जवाब लेते हैं सर, राजीव त्यागी जवाब दीजिए। देखिए, पार्लियामेंट के सेशन से और जिस दिन से कश्मीर की समस्या सुलगनी शुरू हुई है, एक भी बयान कांग्रेस के किसी नेता का इस तरह का हो जो सेना के मनोबल को गिराता हो, तो मैं राजनीति छोड़ने का काम करूंगा, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी अचल मल्होत्रा साहब ने कहा, उनको साधुवाद, और मिश्रा जी को भी साधुवाद, जो यहाँ फौज बैठेंगे, फौज का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। यहाँ विषय इस बात का है कि कश्मीर समस्या पे निश्चित रूप से सभी दलों की एक राय है कि कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग है, इसमें कोई तरह नहीं, वो मुकुट है देश का। लेकिन इसको निश्चित रूप से किस तरह से सॉल्व करेंगे आप? राजनीतिक प्रोसेस ही चाहिए। सेना देखिए समाधान नहीं सकता। सेना से आप इतना कर सकते हैं कि पीस सर, आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं राजनीति होनी नहीं चाहिए, फिर आप कह रहे हैं राजनीतिक समाधान ही निकलेगा। आप कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राजनीतिक समाधान क्या? सर, किसी भी वार्ता के लिए आपको अक्रॉस द टेबल तो बैठना पड़ेगा ना, बैठ के बात तो करनी पड़ेगी, सभी पक्षों से बात करनी पड़ेगी, तभी समाधान निकलेगा। मेरा कहना यह है, मेरे मित्र ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, आजाद साहब ने जो 6 तारीख को चिट्ठी लिखी है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, मैं दो लाइन कोट करना, आई कोट, एज अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन कांग्रेस पार्टी विल सपोर्ट एनी एंडेवर टू रेस्टोर पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, बट it is the central and state government which have to reach out to the people and create a sense of security in Kashmir.
ये देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वही तो समस्या का समाधान करेंगी। मैं पूछना चाहूंगा अपने काबिल मित्र से, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। और डेमोक्रेसी का समाधान कैसे होता है? पीडीपी जो है, पीडीपी बुरहान वानी के मामले में कहती है कि हम लोगों को अगर पता चल जाता है बुरहान वानी का एनकाउंटर हो रहा है, उसको हम एनकाउंटर नहीं होने देते। और इसी तरह से निर्मल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, नेता हैं, उन्होंने भी यही बात कही। हमारा कहना इसमें दूसरा है। देखिए, हमारा कहना आतंकवादी का जवाब सिर्फ एक है कि गोली है उसका जवाब। आतंकवाद सबसे ज्यादा कांग्रेस ने झेला है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने जा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, चलिए जो हुआ आज तक जो हुआ उसको भूल जाइए, जो भी हुआ। आज से नीति बनाइए ना कि जो आतंकवादी होगा देश का, जो देश के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र करेगा जिसपे इनाम होगा आतंकवादी पे, उसके शरीर को हम उसके परिवार के सुपुर्द नहीं करेंगे। अफजल गुरु के मामले में हमने तिहाड़ जेल में उनकी मैयत करने का काम किया। अब बुरहान वानी के शरीर को अगर पीडीपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस तरह से जनाजा निकालने की अलाउ नहीं करती तो कश्मीर की समस्या नहीं होती। जवाब ये भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में जवाब देगी। आप भूल जाइए ना, क्या आगे से कोई नीति बनाएगी सरकार? सुनिए, आप कैसे भूल जाएंगे किसी चीज को? आप कैसे भूल जाएंगे? क्या? एक मिनट, एक प्रेम शुक्ला, एक मिनट। मैंने पॉजिटिव नोट पे बात छोड़ी है। मेरी बात सुनिए सर, सुनिए ना आप मेरी बात। और मैं चाहता हूं पॉजिटिव इसका समाधान निकले। भूल जाएंगे हमारे उन 6216 सुरक्षा बल के शहीद जवानों को जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ते हुए शहादत पाई? क्या आप भूल जाएंगे उन 15,000 नागरिकों को जिन आतंकवादी हमलों में मारे गए? क्या आप भूल जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? कैसे भूल जाएंगे सर? आपको तो एक चीज याद रखनी पड़ेगी। और क्या आप भूल जाएंगे कि 60 सालों से आपने भी राज किया है, जहां ये समस्या आपके राज में भी बड़ी हुई है? आप अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं सर? कैसे भूल जाएंगे इन सब चीजों को? किसको भुलाने देंगे? राजीव त्यागी मुझसे पूछ। बिल्कुल। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताऊं, कश्मीर को लेकर के 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस दिन कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। उसके बाद कश्मीर आपके पास आया और वो भी आधा कश्मीर आया गलत बात और आधा। राजीव त्यागी अपनी बात कंप्लीट। राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश सिन्हा कश्मीर हमारे पास आया। मैं पूछना चाहूंगा यहां पर, जो पाकिस्तान कर रहा है, 1971 में इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ी, पूरे देश ने लड़ाई लड़ी, सेना ने लड़ाई लड़ी और लड़कर के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें, उसकी कमर टूटने का काम हुआ। जो अभी बलूचिस्तान को लेकर के शायद मिश्रा जी ने, अचल मोहल्ला साहब ने कहा है, उसको हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। शर्म शेख में जब प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह साहब ये कहते हैं, माय डियर सुन लीजिए बात, कि हम लोग बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, तो ये स्वीकृति करनी पड़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा अपने मित्र से, 10 साल मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान नहीं गए। एक भी यात्रा नहीं है पाकिस्तान की 10 साल में मनमोहन सिंह साहब की। मैं ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को लेकर के कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सचेत करती है। कृपया ये पॉलिटिकल टूरिज्म से बचिए, चरण छूने की राजनीति से बचिए, तभी जाकर के आप देश को पाकिस्तान से जो आतंकवादी गतिविधि करता है उसको रोक पाएंगे।